तो दोस्तों, दिल की तन्हाइयों से कभी होने नहीं देंगे तुझको कम। दिल की तन्हाइयों से कभी होने नहीं देंगे तुझको कम, और इसीलिए झेलते हैं कभी खुशी कभी गम। और आज बायोलॉजी के इस टॉपिक को साथ मिलकर करेंगे ख़त्म। तो स्वागत है फिर से एक नए बायोलॉजिकल डायग्राम में, जिसमें हम पादप कोशिका की समस्त संरचना के बारे में जानने वाले हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पादप कोशिका की बात करें, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के सबसे बाहरी लेयर में यानी आउटर लेयर में एक अस्तर होता है, एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। और पेड़ पौधों की कोशिका की भित्ति की बात करें तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है सेलुलोज का। किसका बनाता है? सेलुलोज का। ठीक है, अब क्योंकि ये बाहर है, कोशिका भित्ति इस कोशिका के बाहर है, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा देता है। ठीक है, तो सुरक्षा दे रहा है, तो हम क्या कोशिका भित्ति को कोशिका का कंकाल कह सकते हैं, यानी इसी को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का कंकाल कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, जो सुरक्षा दे रहा है, और सुरक्षा दे रहा है तो हम कहेंगे नहीं कि कोशिका का कंकाल है। जैसे हमारे शरीर का कंकाल कौन है? हमारी हड्डी। जो हमारी हड्डी के अंदर यानी जो अंग है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा जो भी है, उन सब की सुरक्षा करता है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर के जितने भी अंग होते हैं उन सबकी सुरक्षा करता है कौन? कंकाल, जिसको बोल रहे हैं कोशिका भित्ति। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इस कोशिका भित्ति के बाद अगर आप देखिएगा ना, तो इसके बाद एक और ही हम रेड का लेयर बनाए, रेड लाल। ठीक है, ये वाला रेड वाला। ठीक है, इस लेयर को हम नाम देते हैं क्या चीज? तो कोशिका झिल्ली। तो अगला अंग है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसको सेल वॉल बोला जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है ना, ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये काफ़ी पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कोशिका भित्ति के बाद होता है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि ये भी सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? सुरक्षा। जैसे हमारे शरीर के ऊपर भी क्या है? त्वचा है, झिल्ली है, जिसको हम त्वचा बोल रहे हैं अभी के समय में, है ना। तो ये प्राइमरी सुरक्षा दे रहा है, और हड्डी जो है अंदर, वो हड्डी सेकेंडरी सुरक्षा दे रहा है हमको। परंतु अगर इस कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति प्राइमरी सुरक्षा दे रहा है किसको? कोशिका को। और सेकेंडरी सुरक्षा कौन दे रहा है? तो कोशिका झिल्ली। सेम कंडीशन है। अब इसके बाद देखिएगा तो अगला जो अंग है ना, कोशिका भित्ति के अंदर, सॉरी कोशिका झिल्ली के अंदर, तो कोशिका झिल्ली के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड। इस लिक्विड को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव। सर कोशिका द्रव एग्जैक्टली ये कोशिकांगों को ठीक है, तो कोशिका द्रव जो है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है ना, पानी, उस पानी को या उस द्रव को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं सर कि कोशिकांगों को ये यांत्रिक सहायता देता है। मतलब इस कोशिका के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स, गोल्जी बॉडी जो भी होते हैं, उन सबको ये यांत्रिक सहायता देता है। अब यांत्रिक सहायता का मतलब कि ये उसी में ना गमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया घूमता है, ये भी गमन करता है। तो वो गमन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो कोशिका द्रव। जैसे हम अगर तालाब में कूद जाए तो तैरने में काफ़ी सुविधा होती है, तो उसी तरह से कोशिका के अंग भी इस कोशिका द्रव में तैर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि कोशिका द्रव जो है ना, ये सेल को या कोशिका को सूखने या ड्राई होने से बचाता है। क्या करता है? सूखने या ड्राई होने से बचाता है। तो कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचा देता है। जिस तरह से हमारे शरीर को सूखने से हमारा ब्लड बचाता है, या हमारे शरीर के अंदर जो जल है वो बचाता है, उसी तरह से कोशिका द्रव जो है ना, ये कोशिका को सूखने से बचाता है। सिंपल सा बात है। अगले अंग की बात करें तो कोशिका द्रव के बाद इस कोशिका के बीच में एक गोलाकार संरचना होता है। ठीक है, इस गोलाकार संरचना को हम बोलते हैं क्या चीज़? केंद्रक। यानी अब हम अगर केंद्रक की बात करें, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं मस्तिष्क।
ठीक है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे ना वो सब इसी केंद्रक के अंदर होगा, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ के अंदर। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का पूरा इन्फॉर्मेशन या पूरा ज्ञान कहाँ रहता है, तो मस्तिष्क में। तो उसी प्रकार से इस कोशिका का जो ये केंद्रक है ना, इस केंद्रक के मस्तिष्क बोल रहे हैं, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन इस कोशिका का सम्मिलित है। और इसी केंद्रक के अंदर मिलता है जेनेटिक पदार्थ, और ये जेनेटिक मटेरियल को हम आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं, जो लगभग दो प्रकार का होता है। एक होता है या तो आरएनए हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, डीएनए हो सकता है। ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, और यही में से किसी एक अगर होगा, या तो डीएनए नहीं तो आरएनए होगा। तो डीएनए या आरएनए के पास ही होता है इन्फॉर्मेशन, जीन होता है, और जीन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है इस कोशिका के बारे में, क्या क्या है वो सब कुछ इसी के अंदर होता है। तो हम जाहिर सी बातें बोलिए रहते हैं कि कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं, ठीक है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये आपको पता होगा। अब देखिए आरएनए और डीएनए के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से टॉपिक आता है। और हमने अगर देखिएगा तो डीएनए की पूरी संरचना हम आपको पढ़ा दी है, जाके आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपको समझ में आएगा, देखेगा। अब हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक लगभग गोलाकार होता है। तो केंद्रक की भी तो सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि ये मस्तिष्क है किसका, कोशिका का। इसका मतलब कि सारा इन्फॉर्मेशन इसी में है। अगर इसकी सुरक्षा नहीं दिया जाए, अगर केंद्र की सुरक्षा नहीं किया जाए, केंद्र के मस्तिष्क की सुरक्षा नहीं किया जाए, तो इसका मतलब कि ये कोशिका डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर मस्तिष्क डैमेज हो जाए, हमारा ही अगर हेड शॉट हो जाए, तो हम क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। उसी प्रकार से पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका है, सभी कोशिका का केंद्रक जो है ना, उसका सेफ्टी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस केंद्रक के आउटर लेयर में, यानी बाहर की तरफ में एक और लेयर होता है, ठीक है, ताकि केंद्रक की सुरक्षा हो। तो केंद्रक के चारों तरफ होने वाले जो आवरण होते हैं ना, या लेयर, उसको बोलते हैं केंद्रक आवरण। तो केंद्रक का भी सुरक्षा जरूरी है, इस वजह से इसके चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको केंद्रक आवरण या केंद्रक भित्ति कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सभी मिल रहे थे। अब गौर से देखिएगा ना, तो इसी केंद्रक के अंदर एक और गोलाकार संरचना, जो कि हम यहाँ पे रेड से दिखा रहे हैं, ये इस गोलाकार संरचना को हम बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। यानी अगला जो अंग है कोशिका का, उसका नाम है केंद्रिका। तो केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका एग्जैक्टली ये आनुवंशिक पदार्थ का निर्माण करता है, यानी डीएनए आरएनए का ये बनाता है, संश्लेषण करता है। याद रखिएगा, केंद्रिका काफ़ी सूक्ष्म संरचना है, जो केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक हो गया, इसके अंदर केंद्रक द्रव में होता है। कहाँ होता है, केंद्रक द्रव में होता है। ये काम क्या करता है, तो ये डीएनए या आरएनए का संश्लेषण करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज़ देखिएगा गौर से, तो केंद्रक के साइड दोनों तरफ में ना कुछ जाली जैसी संरचना आपको दिख रहा होगा, ये जाली जैसी, ये वाला दोनों, इन जाली जैसी संरचना को हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो अगला अंग है जिसका नाम हम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने, दो प्रकार का। एक होता है SER और दूसरा होता है RER, ठीक है। यानी ER जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है SER और एक होता है RER, CR नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ER का मतलब तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये होता है स्मूथ, ठीक है, स्मूथ होता है। और इसकी बात करें तो ये होता है रफ। तो हम बोल सकते हैं सर कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सेर और एक रेर। सेर में एस का मतलब स्मूथ होता है और ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूरा बोल सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में कहेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। इसको हिंदी में कहेंगे क्या चीज़, रफ। इंग्लिश में तो बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में ये हो गया। हिंदी में बोलेंगे इसको खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। इसका मतलब कि अगर हम बात करें किसकी, तो ER की, तो ये इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं। एक के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण। एक चिकनी है, एक खुरदरी है। तो चिकनी होने का मतलब कि कुछ उस पर नहीं पाया जाएगा, और खुरदरी का मतलब कुछ कण पाया जाएगा। तो ये जिस दो भाग में, दो भाग में ये वाला जो है ना स्मूथ है, यानी ये बोल सकते हैं SER है, SER।
और ये जो है ना ये क्या है RER है, क्योंकि ये रफ है, रफ मतलब कोई कण है। तो ये जो छोटे छोटे कण है ना, इन छोटे छोटे कण को हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। यही राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि RER जो है यानी स्मूथ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब कि सर ये जो RER है जो रफ है इसके ऊपर जो राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे? तो रेर को। उसी तरह से ये जो सेर है ना SER, ये वसा का संश्लेषण करता है यानी वसा का निर्माण करता है। किसका? वसा का। तो हम क्या SER को वसा का फैक्ट्री बोल सकते हैं? जी हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ER जो है ना इसके दो प्रकार है, SER और RER। एक प्रोटीन बनाता है, एक वसा बनाता है, तो दोनों काम खत्म। अब सोचिए सर कि दोनों बन रहे तो इनकी पैकेजिंग भी तो जरूरी है। मतलब फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है वसा और प्रोटीन, इनकी पैकेजिंग यानी इनको थैली में बंद भी तो करना है। तो इन दोनों को बंद करने के लिए कोशिका के अंदर एक और अंग की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी, या इसको गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है, या इसको गोल्जी काय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वो है अंग, ये वाला, ये अंग आपको दिख रहा है। ये अंग जो है ना गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जो कहिए, ये काम क्या है कि SER और RER के द्वारा जो प्रोटीन बना था, इन प्रोटीन की ये पैकेजिंग करता है। तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है, यानी पैक करता है, ताकि पैक करके शरीर में उस प्रोटीन और वसा को पूरे फैला दिया जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले अंग की। तो अगला अंग जो है ना ये लवक है। क्या है? लवक। तो पहले इसको हम हटाते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। तो अगले अंग का नाम है प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं। देखिए लवक की बात करें तो लवक 3 प्रकार का होता है। तरह के ये लवक होते हैं। अब तीनों की बात करें तो देखिएगा, देखिए वर्ण शब्द जब भी आएगा ना वर्ण, तो वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, यानी ये लवक जो होता है ना ये बेसिकली पेड़ पौधों में रंग को निर्देशित करते हैं, रंग को इंडिकेट करते हैं कि पेड़ पौधों का कौन सा अंग किस रंग का होना चाहिए। अगर हम फूल की बात करें, फ्लावर की, तो फ्लावर मतलब फूल। फूल जो होता है ना ये अलग अलग रंगों का होता है, किसी में लाल होता है, किसी में पीला होता है, किसी में नीला होता है, अलग अलग कलर का होता है। तो फूलों का रंग जो है ना ये किस लवक के कारण होता है? तो ये वर्णी लवक के कारण होता है। किसके कारण? वर्णी लवक के कारण। तो अगर पादप सेल में अगर वर्णी लवक है, वर्णी लवक, तो इसका मतलब कि वो किस रंग को निर्धारित करेगा? तो वो अलग अलग कलर को निर्धारित करेगा। और अगर हम हरित लवक की बात करें तो हरित लवक का नाम से लग रहा है कि सर हरित लवक माने हरिहर। तो पेड़ पौधों की पत्ती या तना अगर कोई अंग हरा है तो वो किसके कारण है? तो हरित लवक के कारण, यानी ये ग्रीन रंग को प्रदर्शित करता है। किसको? ग्रीन रंग को। ठीक है, और अवर्णी लवक की बात करें तो अ का मतलब नहीं, यानी जिसके पास कोई रंग नहीं है। तो पेड़ पौधों में कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जिनके पास कोई रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होते हैं। जैसे हम बात करें रूट्स की, रूट मतलब क्या होता है? जड़ होता है। तो जड़ का कोई रंग नहीं होता है, सब में वाइट होता है, सफ़ेद होता है, यानी वो रंगहीन होता है। तो बोलेंगे उसके पास अवर्णी लवक है। तो फूल जो है ना ये वाला फूल, इसका रंग गुलाबी या लाल किसके कारण है? तो वर्णी लवक के कारण है। पेड़ पौधों की पत्तियां हरी या तना हरा होता है, किसके कारण? तो हरित लवक, या इसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, हम काले हैं, किसके कारण? तो हमारे अंदर तो काला इन सब के लिए नहीं है, क्योंकि हम जंतु कोशिका के अकॉर्डिंग आएंगे। तो जंतु कोशिका में अगर कोई काला है तो इसका मतलब उसके स्किन पर होता है मेलानिन, जिसके कारण वो काला होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। आगे दूसरे अंग की बात करें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ना हम ऊर्जा गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह, या इसको पावर हाउस बोला जाता है।
इसका मतलब कि सर यही ऊर्जा को रखता है क्या? तो हाँ, हमारे शरीर में जो होने वाले ऑक्सीश्वसन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, उससे जो ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है 38 एटीपी के रूप में, उस 38 एटीपी के द्वारा जितना भी ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है उन सभी ऊर्जा को रख लेता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि सर ऊर्जा तो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता होगा हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में तो कम होता है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हमको है। हर बार फिजिकल वर्क करना होता है, हर बार इन्हें चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं जंतु कोशिकाओं को या जंतु को। इसका मतलब कि सर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो पादप में यानी पेड़ पौधों में या प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होता है? तो कम होता है। क्या होता है? कम, क्योंकि इनको ऊर्जा की आवश्यकता काफ़ी कम है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सर पेड़ पौधों में या पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होता है, हमारे शरीर में जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है। तो ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा इसी के पास होता है। ऊर्जा का मालिक भी इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। यही ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे एक और थैली जैसी संरचना है, ये वाला है, ठीक है। इस थैली जैसी संरचना को हम रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसधानी। इसको इंग्लिश में ना वैक्यूल्स कहा जाता है। देखिए नाम से क्लियर है, रस माने रस यानी पानी, किया हुआ है धानी यानी ग्रहण। धानी का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, यानी इसके पास पानी होता है। क्या होता है? पानी। क्योंकि शरीर में कोशिकाओं को पानी चाहिए, ठीक है। शरीर में जो हम पानी पी रहे हैं मुख्य द्वारा, वो पानी एग्जैक्टली कुछ कोशिकाओं के पास चला जाता है। तो कोशिका के पास ऐसा कोई अंग होना चाहिए ना, ताकि वो पानी को स्टोर करके रखे। तो कोशिकाओं का पानी का घर या पानी का बैंक बोलते हैं किसको? रसधानी को, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, आपने गागल या नींबू या संतरा जरूर खाया होगा, जिसके अंदर आपको ना पुचपुचिया जैसी संरचना ऐसे जरूर मिला होगा आपको, छोटा छोटा एकदम, जिसके अंदर पूरा पानी भरा होता है। इसी को तो मशीन में डाल के हम पेड़ के निकाल देते हैं बाहर। तो कुछ ऐसे ही संरचना होता है कोशिका के अंदर, जिसको हम रसधानी बोलते हैं। ये रस को धारण करके रखते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में पसीना जब निकलता है ना, तो पसीना एग्जैक्टली इसी के पास से पानी निकलता है। समझ पा रहे हैं? तो रसधानी का काम क्या है? पानी को स्टोर करके रखना, पानी करता है। और जब भी इसके अंदर से पानी की मात्रा कम होती है तो हमको तुरंत लग जाता है तरास यानी प्यास, ठीक है। तो रसधानी का काम ये था। उसके बाद आप देखिएगा ना, तो एक लास्ट अंतिम संरचना बचा हुआ है यहाँ पे छोटा छोटा, जिसको हम बोलते हैं पैराक्सीसोम। क्या बोलते हैं? पैराक्सीसोम। एग्जैक्टली पैराक्सीसोम की बात करें तो पैराक्सीसोम लाइसोसोम, पैराक्सीसोम जो है ना लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? लाइसोसोम। देखिए इसमें लिखा है पैराक्सीसोम, लाइसोसोम यानी सोम वर्ड है, ठीक है। तो लाइसोसोम एग्जैक्टली पादप कोशिका में होता नहीं है, समझ रहे हैं? पादप कोशिका में नहीं होता है। लेकिन अगर हम समझे तो लाइसोसोम हमारे शरीर में है, जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में अगर लाइसोसोम है तो हमारे शरीर के अंदर वो सुरक्षात्मक कार्य करता है। अगर कोई कोशिका डिस्ट्रॉय हो गई तो उस कोशिकाओं के अंदर होता है लाइसोसोम, जिस कोशिका के ऊपर पड़ने के कारण वो क्या हो जाता है? गल जाता है, घुल जाता है, सड़ जाता है, निकल जाता है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसका मतलब सर बोल सकते कि अगर पैराक्सीसोम है तो लाइसोसोम नहीं है हमारे अंदर। पेड़ पौधों में पैराक्सीसोम है, तो पैराक्सीसोम है तो ये पैराक्सीसोम खुद लाइसोसोम की तरह काम करता है पेड़ पौधों में। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? तो हमारे अंदर एग्जैक्टली होता है लाइसोसोम, और पेड़ पौधों में पैराक्सीसोम होता है। यानी जंतु कोशिका में जो लाइसोसोम काम करता है ना, वही काम पैराक्सीसोम पादप कोशिका में करता है। तो आई होप आपको ये पादप कोशिका का समस्त संरचना समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं? तो हम 2-4 को क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। बताइए कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो मात्र ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। और यदि इसी तरह के और भी कोई बायोलॉजी वाला टॉपिक्स है जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। उसमें डायग्राम बना के आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।